नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम करने जा रहे हैं रजनी, जो एक प्रहसन है, एक तरह से नाटक है, व्यंग्य नाटक है। इसको हम कहानी की तरह है, ये कहानी है, इसको हम पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम इसको दो भाग में करेंगे भाई। तो सबसे पहले हम मन्नू भंडारी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। मन्नू भंडारी का जीवन परिचय। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक फ्लैट, सैलाब में हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, कहानी संग्रह है आपका बंटी। बहुत ज़बरदस्त कहानी है भाई आपका बंटी, मन्नू भंडारी की। पहले आपकी जो छठी कक्षा में आया करती थी। ये भी व्यंग्य नाटक है, एक छोटा सा जो समाज को लेकर के। महाभोज कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। स्वामी, एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव का। आपको बता दूं, राजेंद्र यादव हैं वो इनके पति थे और ये दोनों ही लिखते थे। और राजेंद्र यादव के भी ज़बरदस्त विधाएं हैं, जो कई विधाएं मैंने इनकी पढ़ी भी हैं। रजनी, निर्मला उपन्यास में इसका पढ़ा है। स्वामी दर्पण। सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत। मन्नू भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन में अपने उठान पर था। नई कहानी आंदोलन छठा दशक में जो नया मोड़ आया, उसमें मन्नू का विशेष योगदान रहा। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई हैं। उन्होंने आक्रोश, व्यंग्य और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है, वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों ना हो। यहां आप मन्नू जी द्वारा लिखित एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा रजत पटक यानी फिल्म का स्क्रीन है, एक तरह से स्क्रिप्ट है, ये के लिए भी हो सकती है और टेलीविज़न के लिए भी। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं ना, उसी तरह से कैमरे से फिल्माए जाने के लिए ये पटकथा इन्होंने लिखी थी या लिखी जाती है। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितना कि पटकथा लेखन द्वारा, क्योंकि पटकथा शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती हैं। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की ओर लेखकों का भी पर्याप्त रुझान हुआ और पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएं छपने लगी हैं। प्रस्तुत पाठ रजनी धारावाहिक की एक कड़ी दी जा रही है। ये रजनी एक धारावाहिक था, इसकी एक ही कड़ी दी गई है भाई। रजनी पहली सदी के 90वें दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। वह उस समय का है जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। बासु चटर्जी के निर्देशन में इन्हें इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी। और मुकम्मल मतलब इनकी हर एक कड़ी है ना भाई, हर एक कड़ी में कोई ना कोई थीम अवश्य छिपा हुआ होता था, कोई शिक्षा अवश्य छिपी होती थी, यानी एक कड़ी में ये कंप्लीट हो जाया करती थी। आजकल जो हम टीवी पर नाटक देखते हैं ना, वो सालों साल चलते रहते हैं, उनका एंड नहीं होता है, लेकिन इनकी हर कड़ी में एंड हो जाता था। और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र थी रजनी। हर कड़ी में यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र
किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती हुई नजर आती हैं। प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। तो आइए पढ़ते हैं रजनी। देखो, आज जो शिक्षा की जो पद्धति है ना, उस पद्धति के तहत बहुत से जो विद्यालय हैं उसको शिक्षा न मान करके एक व्यवसाय मान लेते हैं और विद्यार्थियों से मनमानी फीस ऐंठते हैं और ट्यूशन के लिए भी उसी टीचर से पढ़ने का दबाव देते हैं जो टीचर उन्हें स्कूल में पढ़ाता है। तो ऐसा ही कुछ इस परहसन में, इस नाटक में, इस कहानी में लेखिका ने दिया है। तो देखिए किस तरह से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो पहले भाग में देखते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा है भाई। एक महिला रसोई में व्यस्त है। घंटी बजती है, बाई दरवाजा खोलती है। काम करने वाली स्त्री। रजनी का प्रवेश। रजनी उस घर में जाती है। रजनी, लीलाबेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? रजनी आकर के पूछती है। लीलाबेन एक स्त्री का नाम है कि कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? लीला रसोई में से हाथ पोंछती हुई निकलती है। चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा। अमित लीला बेन का बेटा है। अपना रिजल्ट लेकर के आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना। चेहरे पर कुछ खुशी के भाव होते हैं। रजनी, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, यानी पहला आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया ही नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला है। अभी मैं बता देती हूँ। लीला हंस करके, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई खिलाऊंगी। मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है, केसर या रसमलाई। केसर डाल करके जो रसमलाई होती है, अमित को बहुत पसंद है ना। रजनी, देखो देखो, ये डबल एस दे रखा है ना भाई, ये किसी बात को जोर देने के। देखा देखा देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती, यानी कि मुझे देती नहीं। लीला, कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित, यानी मैं तो काटने का अर्थ यानी मैं तो तुम्हें मिठाई दूं भी नहीं, लेकिन अमित है वो तुम्हें मिठाई दिए बगैर नहीं रहेगा। अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित, जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी। दोनों खिलखिला करके हंसती हैं। रजनी बहुत मेधावी बच्चा है, यानी बहुत बुद्धिमान है। अमित, तुम देखना तो आगे जरूर क्या बनता है, आगे जाकर क्या बनता है। लीला, बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है। अमित का प्रवेश रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला था, क्योंकि आज हल्का थैला इसलिए ले गया था भाई, क्योंकि उसको आज रिजल्ट लेकर के आना था। रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है। कांग्रेचुलेसन अमित, बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले ही मौजूद है। अमित का चेहरा उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट कार्ड निकाल करके माँ की तरफ और फेंकते हुए, अमित, लो देख लो, लो लो देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में ही मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ, मैथ में ही मेरे पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बन बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है, लीला अपनी बाहों में भर करके। अब अमित कहता है कि देखो
मैंने आपको पहले से ही कहा था कि मेरा मैथ का ट्यूशन लगवा दो भाई, क्योंकि मैथ में मेरे 100 के 100 अंक आ सकते थे और उसमें मेरे अंक काटे गए क्योंकि तुमने ट्यूशन लगवाया नहीं। तो ये ट्यूशन नहीं लगवाया इसलिए अंक उसके कम आए, ऐसा नहीं है। वो आज की शिक्षा पद्धति पर व्यंग्य करते हुए बताती है कि मैथ के जो सर हैं उन्होंने अंक काट दिए इसलिए क्योंकि उन्होंने ट्यूशन नहीं लगवाया, चाहे उसने सारे क्वेश्चन ठीक ही किए हों। लीला, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था, यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर, सब तो ठीक था। तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले सफाई वफाई के, पर 95 तो तेरे पक्के हैं, यानी 5 अंक कटते जा सकते हैं, 95 अंक तेरे पक्के हैं। रजनी रिपोर्ट देखते हुए, पर मिले तो कुल 72 ही हैं, यानी 72 मिले हैं भाई। फिर दूसरे विषयों के नंबर पढ़ने लगती है, इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में 86, हिस्ट्री में 80, सिविक्स में 88 और हिंदी में 82, ड्राइंग में 90, सबसे कम मैथ में ही। अमित गुस्से से और दुख से, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते थे कि ट्यूशन कर लो, ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद में मत रोना, और रो पड़ता है, क्योंकि मैथ वाले सर ने बार बार कहा था कि ट्यूशन लगा ले भाई, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा, तो और फिर रो पड़ता है। लीला, अपराधी की तरह सफाई पेश करते हुए, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी तो 100 अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन, अब 2-2 विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे, अपनी आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों में से नहीं चेहरे से व्यक्त करती है, पर यह तो अंधेरी हुआ है कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लें। यहाँ आज की शिक्षा पद्धति पर एक करारा व्यंग्य है भाई, कि जिन अध्यापकों के पास ट्यूशन नहीं लगवाया जाता है वो बच्चे के नंबर है वो जानबूझ करके काट लेते हैं। तो बहुत करारा व्यंग्य है भाई ये। और रजनी यहाँ अपनी आर्थिक हालात को भी स्पष्ट करती है कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम 2-2 विषयों के ट्यूशन लगाएं, क्योंकि ट्यूशन आसान नहीं है, ट्यूशन की जो राशि है वो हज़ारों में होती है, और ऊपर से प्राइवेट स्कूल की फीस जो है वो भी हमें देनी पड़ती है। रजनी की बाहों में एक एकाएक बल पड़ जाते हैं, वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। रो मत, उसके आंसू पूछते हुए। अमित रोएगा नहीं, समझे, मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना बस। कुछ देर रुक करके, तुझे अच्छी तरह से याद है कि तूने सारा पेपर ठीक किया था। अमित स्वीकृति में सिर हिलाता है। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे भाई? कहे ऐसा तो नहीं है तुमने घर पे करके दिखाए और उससे पहले कहीं उत्तर देख लिए हों? अमित, नहीं, जो के त्यों आकर के कर दिए थे, हमको आते थे वो सारे सवाल। रजनी, मैथ्स के सर कौन है? अमित, मिस्टर पाठक। रजनी, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? अमित, 22। साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद 15 हो गए, हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया, मुझसे भी तभी से कह रहे थे। लीला, हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे, इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा हैं। रजनी, उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन ले लो। अमित, हाँ, कापी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका। तो अब अगर ईयरली में यानी वार्षिक में पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू कर दिया है, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा, हमेशा बस एक ही जवाब, मम्मी की नकल उतारते हुए, मैथ्स में तो तू वैसे ही अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन, कभी नहीं आई थी, क्या करेगा ट्यूशन लेकर, देख लिया था, 6th पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई थी। अमित की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं।
रजनी डांटते हुए फिर आंसू। जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया। जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो, उसमें क्यों लोगे ट्यूशन? ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं। यानी रजनी भी समर्थन करती है कि भाई जिसमें आप कमज़ोर है ना, उस विषय का आपको ट्यूशन लेने की ज़रूरत है। तो तुम्हें तो ट्यूशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो। अमित, आप जानते नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती। अगर सर कहीं कहें और बार बार कहें तो लेनी होती है, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं। रजनी, पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं। अमित, हाँ, कितना भी अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। रजनी, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी। तो यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है। और तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। अमित इस भाव से सिर हिलाता है मानो किसी बेकार की बात कर रही, कि मानो कितनी बेकार की बात कर रही हैं रजनी आंटी। लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती है। अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता और रजनी गुड़कती है। रजनी, चलो पियो शिकंजी। देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही थी। शिकंजी खत्म करके, आप कल आप 9 बजे तैयार रहिए। अमित साहब, आपके स्कूल में चलना है। अमित एकदम डर जाता है। कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जा कर के कुछ कहोगी तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वहाँ मत जाइए प्लीज़, वहाँ बिल्कुल मत जाइए। लीला, हाँ रजनी, तुम कुछ कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशान न करे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा, यानी कि यदि तुम जाकर के झगड़ा करोगी, बच्चे को इस साल भी इसी स्कूल में रहना है, तो फिर वो अगले साल फिर तंग करेगा। रजनी बात को बीच में ही काट कर गुस्से से, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज्यादती करें, हम लोग चुपचाप बर्दाश्त। सही बात कहने का में डर लग रहा है मुझे तेरी माँ को, तुझे तेरी माँ को। यानी रजनी कहती है कि मैं सही बात कह रही हूँ और इस पर तुझे और तेरी माँ दोनों को डर लग रहा है। पेपर ठीक किया तो हम कॉपी देखने की मांग कर ही सकते हैं। पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे हैं। अमित झुंझला करके, बता तो दिया आंटी, आप भी बता तो दिया, ट्यूशन नहीं लिए, नंबर काट दिए और आप गुस्सा करती हैं। रजनी गुस्से से, ठीक है तो अब बैठकर रो, तुम माँ बेटे दोनों। दंदनाती निकल जाती है। दोनों के चेहरे पर एक असहाय भाव होता है। लीला, अब यह रजनी कोई और मुसीबत न खड़ी करे। पहला दरसे समाप्त। नया दरसे भाई, अगले दरसे में, यानी ये पहला सीन था भाई रजनी के लीला बहन के मकान का। अगला जो सीन है ना, इसमें स्कूल का हेडमास्टर का कमरा है भाई। बड़ी सी टेबल है, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों के द्वारा जीते हुए कप सील्स जैसे जमे हुए रखे हैं। और दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें, एक बड़ा सा मैप लटक रहा है, नक्शा लटक रहा है। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए। हेडमास्टर काम में व्यस्त है। चपरासी बड़े अदब से एक चिट ला करके रखता है। हेडमास्टर कुछ क्षण में उसे देखता रहता है। यानी अगला जो सीन है ना भाई, वो हेडमास्टर के कमरे का है। हेडमास्टर बुलाओ। रजनी का प्रवेश और नमस्कार करती है। गुड मॉर्निंग सर। हेडमास्टर बैठिए, कुछ देर रुक करके कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रजनी, मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ की कॉपी देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर के चेहरे पर
ऐसा भाव जैसे वह कुछ समझा न हो। ईयरली एग्जाम की, इनके सालाना वार्षिक एग्जाम की कल ही जिसका रिजल्ट निकला है। हेडमास्टर सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम की कापियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। रजनी जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित के मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 अंक ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी या एक एक शब्द पर जोर दे करके गलती एग्जामिनर की है या पेपर आंकने वाले की, जो है ना, चेक करने वाले की गलती है। हेडमास्टर सारी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हुए, आप भी कमाल करती हैं, बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे वह बच्चा है, घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इस तरह कापियाँ दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहे सारे समय। इसलिए तो ईयरली एग्जाम की कापियाँ दिखाने का नियम न दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में। रजनी अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, यानी थोड़ा काबू पाते हुए देखिए, आप चाहे तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ के अलावा मैथ में हमेशा 100% नंबर लेता रहा है। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है, 23 आ ही जाता है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि नंबर आखिर कटे किस बात के हैं। हेडमास्टर आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने यह कह दिया ना कि इन कापियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। देखिए यहाँ जो ये प्राइवेट स्कूल जो हैं, इन स्कूलों की अपनी नियमावली के बारे में बताया कि मनमाने ढंग से अपने नियम बनाते हैं और बच्चों का शोषण कर लेते हैं। रजनी व्यंग्य से नियम, यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। हेडमास्टर गुस्से से, व्हाट डू यू मीन, यानी आपका कहने का मतलब क्या है। रजनी आई मीन व्हाट आई से, यानी मैं जो कहना चाहती हूं आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि ट्यूशन ले। वह कौन सा नियम आपके स्कूल का। रजनी हेडमास्टर से इस तरह की बातें करती है। ये है हेडमास्टर का दूसरा दर्से। अब अगले दर्से की ओर हम बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगले दर्से की तरफ। रजनी का फ्लैट, शाम का समय, घंटी बजती है, रजनी आकर के दरवाजा खोलती है। पति का प्रवेश। उसके हाथ में ब्रीफ केस, उसके हाथ से ब्रीफ केस लेती है, छोटा सूटकेस। भाई हेडमास्टर देखिए, यह टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वे पढ़ाते हैं। इसमें न स्कूल आता है न स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। रजनी कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाले धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजे से बचा सके जो ट्यूशन के न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं। और आप हैं कि कापियां दिखाने के लिए नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। हेडमास्टर चीख करके, विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम। ये अच्छा रहेगा कि आप इस कमरे से बाहर चली जाएं। जोर जोर से घंटी बजाने लगता है, दौड़ता हुआ चपरासी आता है, मेम साहब को बाहर ले जाओ। रजनी मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं है। बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का एक घिनौना रैकेट चला रखा है। व्यंग्य से
पर आप तो कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए अब मुझे कुछ करना होगा और मैं करूंगी, देखिएगा आप। यानी एक तरह से रजनी धमकी देती है। जाने किस किस को भेज देते हैं, देते हो भीतर, यानी कि तमतमाते हुए निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर बिगड़ पड़ता है कि जाने किस किस को भेज देते हैं भीतर चपरासी। मैंने तो आपको स्लिप ला करके दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से में स्लिप को चिंधे चिंधे करके फेंक देता है, कुछ इस भाव में से मानो रजनी की ही चिंदिया करके बिखेर रहा हो, टुकड़े टुकड़े भाई चिंदिया। अगला जो दृश्य है भाई, ये रजनी के कमरे का है। वो पीछे हमने पढ़ लिया था ना, वो यहाँ जुड़ना चाहिए था, ये गलत जुड़ गया था भाई। जब ब्रीफ केस लेके रखती है ना भाई, तो तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या रजनी? तुम्हें कैसे मालूम? पति, फोन आया था कि फोन किया था, एक फाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेज करके मंगवा लूं, पर कोई घर में हो तब ना। पति के चेहरे पर खींच भरा गुस्सा बुता हुआ है। रजनी, तुम फाइल भूल गए, और जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए, ये कौन सी बात हुई? पति जरा शांत होते हुए, अच्छा गई कहाँ थी? पति जरा शांत होते हुए, रजनी एक स्कूल के का नाम लेती है। पति स्कूल का नाम दोहराता है। तुम क्या करने गई थी वहां? रजनी गदगद भाव से, पहले चाय ले आऊं फिर बताती हूं। कैमरा रजनी के साथ किचन में, गुनगुनाते हुए रजनी खाने का भी कुछ बना रही है। लगता है जो कुछ करके आई है उससे बहुत ही प्रसन्न है। दर से फिर बाहर के कमरे में नाश्ते की प्लेट काफ़ी खाली हो चुकी है, जिससे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी है। बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की, जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को। पति, अच्छा मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं, ये धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है ना, तो तू अपने घर बैठी है, तुम्हें परेशानी क्या है? हमारा बच्चा तो अभी पढ़ने में नहीं जाता है। रजनी एकदम भड़क जाती है, यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए। और जो इतने बच्चे का शिकार कर रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए, सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए। पति, ठेका ले लिया है क्या तुमने सारी दुनिया का? अगला नया दृश्य है भाई, ये बातें पति पत्नी के बीच में होती हैं। अगला नया दृश्य है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में के ऑफिस का बाहरी कक्ष है भाई। कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है भाई, और साथ ही मिलने का समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है, सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग और बैठे हैं प्रतीक्षार्थ, यानी इंतजार में। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है, बार बार घड़ी देखती है, मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। अगले दिन का दृश्य है भाई ये, रजनी चपरासी से, कितनी देर और बैठना होगा? चपरासी, हम क्या बोलेगा? जब साहब घंटी मारेगा बुलाइएगा, तभी तो ले जाएगा, तभी तो बुलाया जाएगा, बहुत बिजी रहता है ना साहब। रजनी अपने में ही गुनगुनाते हुए, यह तो लोगों से मिलने का समय है ना, जाने किस में बिजी बन करके बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लग जाता है। कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है। साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहे हैं। पेपर वेट होता है भाई एक कांच का जो है ना, गोल गोल जो है ना, पेपर के ऊपर ऐसे घुमाते हैं, ऐसे करके घुमाते रहते हैं। थाली बैठे आदमी कि मैं काम ना करे ना, वो होता है भाई। रजनी, देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो। रवि, गलती करने वाला तो है ही गुनाहगार,
पर उससे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं है होता है। जैसे लीलाबेन की, कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देख करके चुप रहता है। जैसे तुम नकल उतारते हुए हमें क्या करना है, हमें कोई ठेका ले रखा है दुनिया का। गुस्से और हिकारत से माय फुट यानी उठ करके भीतर जाने लगती है, जाते जाते मुड़ करके। तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश के में कुछ नहीं होता है, हो भी कैसे सकता है। भीतर चली जाती है। पति बेहद हताश भाव से दोनों हाथों से माथा थाम करके चढ़ा दिया सूली पर। दर से समाप्त हो जाता है। भाई ये है ना बीच में जो हमने अभी पढ़ा है ना, ये पैरा अब बाद में आएगा। ये अब इस पीडीएफ में कुछ है ना प्रॉब्लम होगी, आगे पीछे हो गए भाई। ये कोई बात नहीं, हमने पढ़ तो लिया है। तो ये पैरा उसके जस्ट बाद आना चाहिए था। उसके बाद जो है ना ऑफिस एजुकेशन ऑफिसर का आएगा। देखिए अगले में। शायद ये भी है आगे, एक बार मैं अगला चेक कर लेता हूँ, शायद वो हो। ये पता नहीं है आगे पीछे कैसे हो गए। ये हमने पढ़ लिया है ना। देखिए निदेशक कहिए आप क्या जानती हैं रजनी, जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज करते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। एक बार भाई इसको मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं इसमें भी त्रुटि तो नहीं है। हाँ भाई अब बिल्कुल सही है ये। फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। एक बार एक आदमी आता है, बाहर एक आदमी आता है, अपने नाम की स्लिप से के नीचे 5 रुपये का एक नोट दिखा रख करके रख देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंस करके भीतर जाता है, लौट कर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले आता है। रजनी के चेहरे पर तनाव घूर करके चपरासी को देखती है। थोड़ी देर बाद में आदमी बाहर निकल जाता है। रजनी उठ करके दंदनाती हुई भीतर जाने लगती है। तो भाई आगे क्या होता है देखिए। चपरासी अरे अरे किधर किधर कूद जाता है, अभी घंटी बजा है क्या? रजनी घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी भी नहीं। दरवाजा धकेल करके भीतर चली जाती है चपरासी। अरे कैसी औरत है, सुनचित नहीं यानी सुनती नहीं है। वहाँ बैठे 2-3 लोग हंसने लगते हैं। दर्शे कमरे के भीतर निदेशक कुर्सी की पीठ से टिक करके सिगरेट पी रहा है। रजनी को देख करके आश्चर्य से। आपको स्लिप भेजकर भीतर, निदेशक आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए ना। रजनी मुस्कुराकर, स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगाने के तक ही पड़ी रहेगी। निदेशक क्या कह रही हैं आप? देखिए यहाँ पर भी जो शिक्षा पद्धति है, जो अधिकारी लोग हैं, उन पर भी करारा व्यंग्य किया गया है कि जो चपरासी हैं वो भी घूस लेकर के अंदर आने जाने देते हैं। तो आगे देखिए। निदेशक क्या कह रही हैं आप? रजनी तो क्या आप सीधी साफ सी बात भी मुझे सीधी साफ सी बात भी मुझे ही समझानी होगी आपको। खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे काम से आई हूँ।
निदेशक के चेहरे पर रजनी को लेकर के एक आश्चर्य मिश्रित कौतूहल का भाव उभराता है। निदेशक, कहिए। रजनी थोड़ा सोचते हुए, देखिए, मैं स्कूल, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशन के बारे में, यानी संबंध के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? निदेशक, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यानी कि बहुत ही इंटरेस्ट वाला रोचक सब्जेक्ट है, विषय है। रजनी, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। निदेशक, कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? रजनी, जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज्ड कर लेते हैं, यानी जिनको आप मान्यता देते हैं, उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। निदेशक, जरा गौर से। जी हाँ, देता है। बोर्ड का काम ही यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके ना, सहयोग करें। इट्स आवर ड्यूटी मैडम, कि मैडम यह हमारा कर्तव्य है। रजनी, जब इतनी बड़ी ऐड देते हो तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर। निदेशक, ऑफ कोर्स, यानी क्यों नहीं। अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मान्य होते हैं, स्कूल मानते हैं। सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्जाम्स बोर्ड कंडक्ट करता है। रजनी, निदेशक के चेहरे पर नजर गिराकर, स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशन का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशन क्या बच्चों को लूटने का धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? निदेशक, बड़े सहज भाव से, इसमें धंधे की क्या बात है? जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो नहीं है। रजनी, बच्चा कमजोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार है, उसके बावजूद उसका टीचर लगातार कोसता रहता है कि ट्यूशन ले ले, वह ट्यूशन ले ले वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को जरूरी नहीं लगता है कि वे नहीं लगवाते हैं। जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद कुल 72 अंक मिले हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली। निदेशक, वेरी सैड, हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर्स के खिलाफ। रजनी, क्या खूब, आप कहते हैं हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को। चेहरा तमतमा जाता है। निदेशक, लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट्स ने इस तरह की कोई शिकायत नहीं की है, यानी शिकायत नहीं आई है। रजनी, यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाले इस दुकानदारी की आपके, यानी बहुत व्यंग्यात्मक ढंग से बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। निदेशक, कैसी बात करती हैं आप? कितने इंपॉर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले ही 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ही कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने, बहुत से सेमिनार ऑर्गेनाइज प्रबंध किए हैं। रजनी व्यंग्य से, ओह इम्पोर्टेंट मैटर्स, नहीं बहुत ज़्यादा सीरियस विषय है नई शिक्षा प्रणाली। अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छन करके गड्ढे में चली जाएगी। निदेशक, थोड़ी गुस्से के साथ, अच्छा, आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी हो इस तरह की शिकायत लेकर आई हैं। रजनी, ठीक है, तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर लगवा करके रहूंगी। रजनी उठ करके बाहर चली जाती है। निदेशक देखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है। अब मोन्टाज में कुछ दृश्य दिखाए जाएं। रजनी फ़ोन कर रही है, मेज पर कुछ पत्थर रखे हैं। रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते उतार रही है। साथ में 2 महिलाएं और भी हैं। फिर एक के बाद एक 3-4 घरों में माँ बाप से मिल रही हैं, उन्हें समझा रही हैं। साथ में लीला बहन और 3-4 महिलाएं और भी हैं। ये दृश्य भाई समाप्त हो गया और इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। नया वीडियो करेंगे, उसमें हम इससे आगे का बढ़ेंगे। बहुत बड़ा हो गया है इसमें। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों। अगला वीडियो पढ़ने के लिए देखें इसका अगला भाग।